हाय दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिवेट योर ब्रेन बाय स्कॉट जी हेल्फोर्ड। ये एक इतनी पावरफुल किताब है कि आपने ब्रेन के ऐसे कंसेप्ट कभी सुने ही नहीं होंगे। आप अपने ब्रेन को इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से कभी जान ही नहीं पाएंगे। तो इसका जो मैजिक है वो आप सुने और समझें। हमारे ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है रेप्टिलियन ब्रेन, यानी कि इंसान के बनने से पहले रेप्टाइल्स थे। आप सबसे क्लोजली एक लिजर्ड को देख सकते हो अपने पास में। तो जो हमारा रेप्टिलियन ब्रेन होता है उसका काम होता है ब्रीदिंग कंट्रोल करना, स्वेटिंग कंट्रोल करना, हार्ट रेट, जो इनवॉलंटरी काम है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद दूसरा मैमेलियन ब्रेन होता है जो कि खतरे पहचानता है, जो कि रिवॉर्ड देता है कि किस काम को करना चाहिए, किस काम को नहीं करना चाहिए। वो हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट भी है, जहाँ पे फीलिंग्स रहती हैं, जहाँ पे पुरानी बातें, पुरानी याददाश्त, मेमोरी और फ्यूचर की बातें रहती हैं। पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेन है जो इस मॉडर्न मैन को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, वो ह्यूमन ब्रेन इज़ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये रीज़न पे चलता है, आपको हर बात का कारण चाहिए। एनालिसिस पे चलता है, आपको फैक्ट्स, फिगर, डाटा चाहिए होता है। जो हैंडल करता है इमोशंस को, जो सही और गलत का डिसीजन करता है। आप उदाहरण के तौर पे समझिए कि अगर आपके बॉस ने आपको कुछ उल्टा बोल दिया, आपका मन कर रहा है उसको थप्पड़ मार दो, पर आपका यही ब्रेन आपको समझाएगा कि बॉस को अगर थप्पड़ मार दिया तो जॉब जाएगी, चुप हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे टीचर के आने के बाद चाहे बच्चे कितने ही छोटे हों, एकदम से चुप हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। तो यही हमारे डिसीज़न हमारी ज़िंदगी बनाती है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि जो हमारे डिसीजंस होते हैं वही हमारी ज़िंदगी बनाते हैं। जैसे कि हमारे डर के कुछ हार्मोन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, एड्रेनलिन हुआ, कॉर्टिसोल हुआ, कि अगर आप स्ट्रेस में आते हैं, डरते हैं, तो एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। शेर को आप देखोगे तो आप फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पे जाते हो। आप फाइट का मतलब है कि या तो आप शेर को देख के उससे लड़ोगे या आप उसे देखकर भाग जाओगे। तो ये डिसीजन आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने किया है कि आपको उससे लड़ना है या भागना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप उससे लड़ नहीं सकते, आपके पास गन नहीं है, तो वो आपको भागने के लिए बोलेगा। इसी प्रकार जब स्ट्रेस होती है तो उसी से डायबिटीज़, कैंसर और इम्यूनिटी कम होती है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है कि जो आपको खतरों से बचाता है डराने की वजह से। तो अगर आप किसी वजह से अपने खतरे को कम करके आंकते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको उस काम को करने की आज़ादी देता है। तो अब आप अपने कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो डरा रहे थे उनको कम कर सकते हैं। कैसे? कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे देखकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डरता है, पर आपने उसके डर को कम कर दिया, तो समझिए कि ये स्ट्रेस खत्म। इसी प्रकार डोपामिन प्लेजर के लिए होता है, नॉरएपिनेफ्रिन इंटरेस्ट के लिए होता है, ऑक्सीटोसिन ट्रस्ट और बॉन्डिंग के लिए होता है। तो अब आप समझिए कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यहाँ भी किस तरीके से खेल रहा है आपके साथ। कि अगर आप किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, वो चीज़ आसान सी लग रही है, तो डोपामिन भी बढ़ेगा, नॉरएपिनेफ्रिन भी बढ़ेगा। पर अगर आपको वो चीज़ टफ लग रही है तो डोपामिन भी कम होगा, नॉरएपिनेफ्रिन भी कम होगा। तो यही इसका पॉजिटिव साइड है कि अगर आपके सामने आने वाले खतरे को आप टेक्निकली, एनालिटिकल या रीजनिंग के बेस पे उसे साबित करते हैं कि वो कोई बड़ा खतरा नहीं है, तो आप उससे भागेंगे नहीं, आप उससे फाइट करेंगे। यहाँ ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपकी मदद करेगा। तो कंट्रोल भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है कि आप किस चीज़ को, किस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो, किस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको ख़त्म कर देगी या आप उसको ख़त्म कर देंगे, ये कंट्रोल भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से होता है। तो अब इन सारी बातों को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो अगर किसी भी टारगेट को हम स्मॉलर बना लें, यानी कि बहुत बड़े से गोल को छोटा बना लें, किसी भी बड़े से टास्क को, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को हम ईजियर बना लें, किसी भी अनमैनेजेबल टास्क को जिससे देख के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डर जाएगा, उसको हम मैनेजेबल टास्क बना लें, और धीरे 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 हम हायर कंट्रोल की तरफ बढ़ें। तो अब आप देखेंगे कि जो डरने वाले हार्मोन्स थे, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, वो कम होंगे। जो प्लेजर के लिए डोपामिन था और नॉरएपिनेफ्रिन इंटरेस्ट जगाने के लिए था, वो बढ़ जाएंगे। इसे ऑक्सीटोसिन की बात भी आती है कि ऑक्सीटोसिन जो कि ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ाता है। इसको भी समझते हैं कि अगर आप किसी अनजान व्यक्ति से किसी बिजनेस डील के लिए मिलने वाले हैं, तो आपके मन में डर आएगा, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल बढ़ेगा, पता नहीं वो व्यक्ति कैसा होगा, पता नहीं डील हो पाएगी नहीं हो पाएगी।
तो ऐसे में अगर आप उस व्यक्ति को एक फ़ोन करते हैं, एक ईमेल लिखते हैं, उससे पहले से कुछ कॉन्टैक्ट बनाते हैं, थोड़ी प्राइमिंग करते हैं उससे मिलने के लिए, तो धीरे धीरे आपको लगेगा यार इंसान मैं जितना सोच रहा था उतना ख़राब नहीं है। आपकी ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ेगी। तो आप यहाँ भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। तो ये इसको हैंडल करने के तरीके हैं इस ह्यूमन ब्रेन को, जो सबसे मॉडर्न ब्रेन है। इसी प्रकार से जितनी ज़्यादा विल पावर होती है उतनी ज़्यादा सक्सेस आती है। इसके ऊपर पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको हम मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मार्शमैलो एक तरीके की मिठाई है जिसको बच्चों को बोलते हैं, दो ग्रुप्स को, कि आप अगर ये मिठाई खाओगे या तो इसको अभी खा लो तो आपको 1 मिलेगी, या आप 15 मिनट बाद खाओगे तो आपको 2 मिलेगी। तो देखा कि कौन से बच्चे थे जिन्होंने तुरंत उठा ली, उनको बाद में फॉलो किया गया तो देखा गया कि इनकी विल पावर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने लाइफ में भी बाद में जाके ज़्यादा अच्छा नहीं किया था। जिन बच्चों ने अपनी विल पावर दिखाई और 15 मिनट बाद 2 मार्शमैलो उठाई, उनको बाद में लाइफ में फॉलो करके देखा गया कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लाइफ के हर क्षेत्र के अंदर। तो कुल मिला के ये समझ में आई बात कि जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है वो लाइफ की ज़्यादातर चीज़ों में, एक चीज़ में नहीं, ज़्यादातर चीज़ों में सफल होते हैं। तो विल पावर बढ़ाने का तरीका भी यही है। हम जानते हैं विल पावर एक मसल है और एक लिमिटेड अमाउंट में रहने वाली चीज़ है। तो अगर आप अपनी विल पावर को धीरे धीरे बढ़ाएं, छोटी छोटी जीत रखें, छोटे छोटे एम्स पकड़ें, छोटी छोटी सफलताएं बनाएं, तो धीरे धीरे आपकी विल पावर बढ़ेगी। आप और चीज़ों में भी अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक चीज़ में अच्छे होते हो तो दूसरी चीज़ में भी विल पावर आपकी मदद करती है। तो यही बात है कि यहाँ भी आपको अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रिक करना है। अगर आप सोचते हो कि मैं रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ूंगा तो शायद आप 2 दिन बाद निकल के भी ना जाएं अपने घर से बाहर। पर अगर आप सोचोगे कि मैं पहले घर के अंदर 5 मिनट या 10 मिनट रोज़ घूमा करूँगा, तो हो सकता है कि आपके चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप कुछ दिनों बाद घर से बाहर निकलकर दौड़ने भी जाएं। इसी प्रकार से फोकस और मल्टीटास्किंग भी ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है कि आपको लगता है कि मॉडर्न मैन को मल्टीटास्किंग करनी चाहिए या एक काम पर फोकस करना चाहिए। जवाब क्लियर है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स किस में थकेगा, मल्टीटास्किंग में या फोकस में? ऑब्वियसली मल्टीटास्किंग में। तो उसको ईजी वर्क दो, अलग अलग वैरायटी के काम दो, छोटे छोटे काम दो, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बिना डरे, बिना फियर के आपके सारे काम करके देगा, आपको सारे काम करा के देगा। उसको टेंशन नहीं देनी है। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपको स्ट्रेस दिलाता है। आप बार बार मिलते हो तो आपको अच्छा फील कराता है, जैसा कि हमने ऑक्सीटोसिन वाली बात पे डिस्कस ही किया था। तो किसी भी चीज़ को आप धीरे धीरे मिलके करेंगे, धीरे धीरे सोशल संबंधों के अंदर अगर करेंगे तो उससे रिलायबिलिटी बढ़ेगी, जेनरोसिटी बढ़ेगी, आपस में लाफ्टर आएगा, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें रहेंगी और रिलेशनशिप अच्छी होंगी, तो ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। तो देखिए कि सारे के सारे जो हार्मोन्स हैं, सारे केमिकल्स हैं, सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वर्किंग से ही मैच करते हैं। उसके साथ साथ आप दूसरों की सफलता हो, अगर आप टीम में काम करते हैं तो दूसरों की सफलता पे उनको आप प्रेज़ करिए, उनकी तारीफ़ें करिए। तो हम लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। जब हम लोग टीम वर्क में काम करते हैं तो हम और ज़्यादा स्मार्ट बन के आते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आपस में जब मिल के गले में हाथ डाल के घूमते हैं तो आनंद बढ़ता है, ऑक्सीटोसिन और बॉन्डिंग बढ़ती है। शेयर्ड जॉय और इंडिविजुअल जॉय में अगर देखें तो शेयर्ड जॉय से कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। इसका उदाहरण है कि अगर आपकी को एक्टिव वर्किंग है, यानी सेम ऑफिस है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कभी कभी बात होती है, तो आप थोड़ा बहुत आपस में जॉयफुल बिहेवियर रखेंगे। पर अगर आपकी इंटरेक्टिव वर्किंग है कि आप सब लोग एक साथ काम करते हैं, एक गोल पे काम करते हैं और एक दूसरे पे एक एक काम के लिए निर्भर हैं, तो आप ज़्यादा मिलजुल के और ज़्यादा टीम के साथ काम करेंगे, आपके पारिवारिक संबंध भी होंगे, आप ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेंगे। सो मेक ए टीम। और अगर आपका खुद का भी स्टार्टअप है तो टीम में करिए, अपने लोगों से इनपुट के बारे में पूछिए क्या करना चाहिए, उनकी मदद मांगिए और वो मदद मांगे तो बिल्कुल उनको मदद दीजिए। आप उनके आइडिया को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं जब आप साथ में बात करते हैं, पर कभी भी व्यक्ति की बुराई मत करिए। आप आइडिया की तारीफ़ कर सकते हैं, व्यक्ति की भी कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रेन हेल्थ की अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो जितना ज़्यादा ब्रेन को आप कसरत कराओगे, वो रिडल सॉल्व करेगा, पजल सॉल्व करेगा, उतने ही ज़्यादा फ्यूचर में डिमेंशिया यानी कि ब्रेन के डिके होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। फिजिकल एक्सरसाइज से BNDF बढ़ता है, तो ये एक ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है जो कि ब्रेन के अंदर
ब्रेन की हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बढ़ाता है। और ज़्यादा अच्छे लेवल पे जब आप जिमिंग करते हो, सिक्स पैक बनाते हो, यानी जब आपकी अच्छी जिमिंग होती है तो एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये मॉर्फिन से भी 100 गुना ज़्यादा आपको प्लेज़र फील कराता है। तो मेहनत से जो पसीना आता है वो आपको ज़्यादा खुशी का एहसास दिलाता है। उसी के लिए उसी के साथ साथ हमारे लिए कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे हमें खाने वाला ग्लूकोज़ चाहिए होता है, मतलब कि जो रोटी खाते हैं, जो खाना खाते हैं, उसके बाद जो मिलने वाला ग्लूकोज़ है वो एक तरीके का रिवॉर्ड है। इस प्रकार से जो हवा में ऑक्सीजन है वो भी हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे लिए रिवॉर्ड है। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो हमको थकावट कम होगी, कन्फ्यूज़न कम होगा, हमारी ब्रेन की हेल्थ अच्छी होगी। पानी, हमारा ब्रेन जो है वो 75% पानी से बना हुआ है। तो अगर पानी कम पिएंगे तो ग्रे मैटर कम हो जाएगा, तो पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा आपको नेचुरल फूड्स पे रहना चाहिए। बेरीज़ खाने से मेमोरी अच्छी होती है, एप्पल खाने से नर्व के अंदर आपसी कनेक्शंस अच्छे बनते हैं, कॉफ़ी के अंदर जो कोको होता है उससे आपके स्ट्रोक का खतरा कम होता है, नट्स एंड सीड्स से आपके कॉग्निटिव डिक्लाइन कम होता है। इस प्रकार से जो ऑनगोइंग स्ट्रेस है, ब्रेन डिजीज़, डिप्रेशन और डिमेंशिया, उनका रीज़न स्लीप का कम होना भी होता है। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, आपका मूड अच्छा होगा। स्लीप कम होगी तो आपके ऊपर लोड ज़्यादा रहेगा ब्रेन का, कॉर्टिसोल जो उनकी स्ट्रेस हार्मोन था वो बढ़ जाएगा, मेमोरी कम हो जाएगी। इसमें एक और चीज़ कही गई जिसे हम बोलते हैं अवेक टेस्ट। अवेक टेस्ट का मतलब होता है कि आप एक मेडिटेशन की स्टेट में जाओ। जब भी आप दिन में थके हुए महसूस हो, कुछ भी मत सोचो, अपने माइंड को स्टिल कर दो, कोई बात अपने दिमाग में लाओ मत, जो भी बात अपने आप आ रही है उसके लिए न्यूट्रल हो जाओ। तो इस स्टेज को अगर आप बार बार करते हैं तो आपको बहुत बेहतर होगा। ऐसा जब हम करते हैं, जब हम किसी काम के बोझ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और फैमिली के साथ कहीं घूमने चले जाते हैं, दैट इज़ ए पार्ट ऑफ अवेक टेस्ट, कि हम अपनी रूटीन वर्किंग से निकल के अपने आप को स्ट्रेस फ्री करते हैं। सो दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन इज़ वर्किंग एंड द मेन थिंग इज़ प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अगर आपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रिक कर लिया, उसको ट्रिक करने का सिर्फ एक तरीका है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, टारगेट को सिंप्लीफाई करो, मिनीफाइड करो और छोटी छोटी सफलताओं को अपनी लाइफ का मेन एम बनाओ। अगर आपने इस बुक से सिर्फ इस बात को समझ लिया तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।